डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हे गर्ल्स, आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सूचना एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर लगाया आरोप। कृषि विधेयकों पर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। कृषि विधेयक को बता रहे हैं खेती का भविष्य बदलने वाला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किया किसान संवाद को संबोधित। कहा, पहली बार किसी सरकार ने अन्नदाता के दर्द को समझा, वो है मोदी सरकार। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में 17वें दिन लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 87.35%। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं MSME नवनीत सहगल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कर रही है प्रयास। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। देखिए मेरे साथ समाचारों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के 3 विधेयकों से खेती का भविष्य बदलने वाला है। गोवा दौरे पर जावड़ेकर ने न्यू इंडिया समाचार पत्रिका को लॉन्च किया। लॉन्च के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि सुधारों के कानूनों के जरिए भारत एक देश एक बाजार बनेगा। एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और अन्य दलों पर कृषि विधेयकों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि MSP पहले की तुलना में काफी बढ़ी है और सरकारी खरीद भी जारी है। एपीएमसी बंद हो जाएगी, एपीएमसी चल रही है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इफ्फी के आयोजन की नई तारीखों की जानकारी देते हुए बताया कि 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच इफ्फी कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिल्म फेस्टिवल के बारे में, फिल्म फेस्टिवल तो घोषणा की है। हाँ, वो जनवरी में, 16 जनवरी से 24 जनवरी। किसानों के हित का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 3 कृषि बिल संसद से पास कराए, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसी को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किसानों से संवाद किया।
वाराणसी का सब्जी अनुसंधान संस्थान का सभागार और उसमें मौजूद वाराणसी और आसपास के इलाकों के प्रगतिशील किसान। मौका है किसान संवाद का, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किसानों को सरकार द्वारा कृषि कानून बनाने की जरूरत और उससे किसानों को होने वाले फायदे के बारे में बता रही हैं। सरकार के मुखिया, जो कि वाराणसी के सांसद भी हैं, लगातार किसान, गरीब और युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने जो कृषि कानून संसद से पारित कराए हैं, उससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही बिचौलियों से भी उन्हें आजादी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि बिल पारित हुए देश की संसद में, उन कृषि बिलों में क्या था कि देश का किसान किसी एक मंडी में किसी एक व्यापारी के अधीन न रहे, देश का किसान आजाद हो। इन बिलों में क्या था कि देश के किसी भी किसान की किसी भी फसल को खरीदने के बाद जिसने फसल खरीदी उसे तुरंत किसान का भुगतान करना पड़ेगा। किसान भी केंद्रीय मंत्री की बात को समझ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी कदम उठाया होगा वो हम लोगों के फायदे के लिए ही होगा। हम किसानों के बिचौलियों से, जो दलाली से बचने का जो रास्ता बना है वो सही है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो बिल लाया है हमारे देश के किसानों के लिए बहुत अच्छा है। किसानों का जो लाभ है सीधे किसान के पास जाएगा और बिचौलियों से वो दूर रहेंगे। प्रधानमंत्री जी जो विधेयक पास किए हैं वो हम लोगों को पूर्ण रूप से मंजूर है। सरकार का इस तरह से किसानों के बीच जाकर बात रखने से जहां किसानों में कृषि कानून को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम दूर हो रहा है, वहीं उन्हें इस बात की भी जानकारी हो रही है कि आने वाले वक्त में ये कृषि कानून उनके लिए कितने लाभकारी साबित होंगे। देश के प्रधानमंत्री जो बनारस के सांसद भी हैं, वह किस तरह से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उनके हित के लिए काम कर रहे हैं और किसान भी इस बात को समझकर जान रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री उनके लिए किस तरह उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी। रामपुर की तहसील मिलक क्षेत्र के धनेली उत्तरी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक किसान चौपाल को संबोधित किया। इस संदर्भ में उन्होंने किसानों से बातचीत की और अपनी सरकार द्वारा कृषि विधेयक के बारे में किसानों को बताया। उन्होंने कहा कि किसान बिल को लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने दलाली और भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे भ्रष्टाचारियों और दलालों में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि हाथरस मनीषा कांड पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कर्मी बाद में गए हैं, बहुत ही दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो दोषी हैं उनको भरपूर उसकी सजा मिलेगी और ऐसे वहशी दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी जो कि एक नजीर बनेगी और जिससे उनकी रूह काबू। केंद्रीय मंत्री एवं गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने किसानों के लिए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक पर फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने और उससे किसानों को होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जानकारी दी। आज एक प्रेस वार्ता करते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर जो विधेयक पास कराए गए, ये विधेयक किसानों की आय में वृद्धि करने और उन्हें अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए कराए गए हैं। इन विधेयकों के अनुसार किसान को अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए आजाद किया और कृषि उत्पादों की बिक्री, फर्म सेवाओं, कृषि बिजनेस, फार्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ साथ किसानों को सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। अनुबंध पर खेती करने वाले किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। व्यापार के लिहाज से छोटा किसान जो है हमेशा उसकी लागत ज्यादा लगती है, आय कम। ऐसे छोटे किसान अगर मिलकर अपनी जमीन को ठेके पर देना चाहते हैं और खेती करवाते हैं या खेती में सम्मिलित होते हैं उन शर्तों पर, तो उसकी जमीन प्रोटेक्टेड रहेगी, उसकी जमीन की कोई सौदा नहीं होगा। फसल का दाम किसान निश्चित करेगा व्यापारी के साथ। अगर बाजार का दाम उस समय कम होता है किसान को नुकसान नहीं होगा, अगर ज्यादा होता है तो किसान को फायदा होगा। तो ये सब चीजें किसान के हित के लिए डाली गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद के जरिए कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन मुहैया हो, यही सरकार की पहली प्राथमिकता है। Our government is working round the clock to ensure that there is a fair and equitable distribution of vaccines once they are ready. Just like everywhere else in the world, our government's utmost priority is how to ensure vaccines for each and everybody in the country. There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine, including those that you have raised. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry in association with the state governments. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के साथ मिलकर अक्टूबर के अंत तक एक प्रारूप तैयार कर लेगा, जिसके जरिए वैक्सीन के वितरण को लेकर जो मूलभूत ढांचा है उसे मजबूत किया जा सके। The ministry is currently preparing a format in which states will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. We have placed a realistic target of end October to complete this humongous exercise. States are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure, which will be required down to the block level. अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,930 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 5,226 कोरोना मरीज उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 46,385 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 17 दिनों से एक्टिव केसेस की संख्या में लगभग 12,000 केसेस की गिरावट आई है। प्रदेश में अब तक 3,62,052 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर 87.3% हो जाएगी। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 6,029 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,59,128 सैंपल की जांच की गई है। 17 सितंबर को एक्टिव केसेस की संख्या 68,235 हुई थी और उसके बाद से इस संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। आज एक्टिव केसेस की संख्या घट करके 46,385 रह गई है। इस प्रकार विगत 17 दिनों में हमने देखा कि करीब 22,000 केस की गिरावट आई है एक्टिव केसेस में। अब तक 3,62,052 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार से अब प्रदेश का रिकवरी प्रतिशत बढ़कर 87.35% हो गया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया इस प्रदेश में 8 लाख औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई एवं पुरानी दोनों औद्योगिक इकाइयों को सतत विकास के लिए सरकार लगातार सहयोग कर रही है। साथ ही बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को भी पूर्णतया पटरी पर लाने का प्रयास चल रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 8 लाख से अधिक इकाइयाँ काम कर रही हैं। 50 लाख से अधिक वहाँ पर कामगार काम कर रहे हैं। बैंकों के माध्यम से लगातार इकाइयों को अतिरिक्त ऋण देने या नई इकाइयों को ऋण देने की व्यवस्था चल रही है। लगभग 4,33,000 इकाइयों को 10,000 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए, जो कि वर्तमान में चलती हुई इकाइयां हैं। इसके अलावा लगभग 4,18,000 नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 14,000 करोड़ के ऋण वितरण अब तक हो चुके हैं। इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी एवं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार आज बलरामपुर में दुष्कर्म पीड़ित परिवार से मिले। बाद में दोनों अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत की। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पीड़ित परिजनों से मुलाकात की गई, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से अभियुक्तों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दुखद घटना हुई है, उस क्रम में हम पीड़ित परिवार के जन के पास आकर उनको भली भांति हम सुने, परिवारजनों के साथ हम बैठकर उनकी बात सुने और उसी कड़ी में आज यहाँ हम लोग दोनों अधिकारी लखनऊ से आए हैं। हम सीधे ग्राम में जाकर हमने परिवारजनों से बात की। जो पीड़ित परिवार है वहाँ नाना जी, वहाँ पर उनके पिताजी, उनके भाई साहब, उनकी माता जी, उनकी बहन और भाभी, सभी लोगों से हमने एक एक करके बात की। परिवारजनों ने बताया और अनुरोध किया कि जो भी कार्रवाई हो वो इस प्रकार की हो कि जो भी अभियुक्त है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा आज लखनऊ में कराई गई। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली 9:30 से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पारी 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस परीक्षा में करीब 43,961 छात्र पंजीकृत हैं। कोविड-19 को लेकर प्रत्येक केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर तैनात किए गए ताकि शारीरिक दूरी को मेंटेन किया जा सके। लखनऊ के यूपीएससी भवन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरी तरह लागू किया गया। परीक्षा देकर लौटे छात्रों ने बताया कि प्रशासन ने कोरोना से बचाव को लेकर जो इंतजाम किए हैं वे काबिले तारीफ हैं। वो सब बढ़िया, सारा इंतजाम अच्छा था यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है कि व्यवस्था तो सही था। पेपर अच्छा हुआ था, पेपर बढ़िया आया था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा जो है पालन किया जा रहा था। गोरखपुर में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 10 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कई सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। गोरखपुर में किन्नर समाज की भारत सरकार की कोविड-19 जागरूकता मुहिम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सूरजकुंड मोहल्ले में युवा दर्पण संस्था के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर समाज के महामंडलेश्वर किरण जी द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री लोगों में वितरित किया गया। लोगों को कोविड-19 से बचाव के तरीके बताए गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के नारे के साथ लोगों को जागरूक किया गया। ये कहेंगे कि लोग अपने डिस्टेंसिंग बना के रखें और हैंड वॉश जो है सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क लगा के रखें वो, और उनको देखना चाहिए साफ़ सफाई में ही भलाई है। क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रहते, कोरोना बीमारी है तो ये बीमारी क्या, ये हमारे ही अंदर में है। अगर हम इसको सही से साफ़ सफाई से रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, हम डिस्टेंस बना के रखें, तो कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आज उसी के लिए जागरूकता हम लोगों ने सबको, जितने गरीब हैं परिवारों को बुलाकर उनको आज हम लोग ने वितरण किया। सैनिटाइज़र, बिस्किट जो भी हैं उनको, मैंने मास्क सब देखो, उनको हम लोगों ने वितरण करके किन्नर समाज युवा दर्पण से नरेंद्र सर के साथ, उपाध्याय के साथ हम लोगों ने ये चीज़ किया है। को जो जागरूकता के बारे में बताया जा रहा है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सामाजिक दूरी हो, चाहे वो हाथ को बार बार साफ़ करना, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो बहुत अच्छा है जागरूकता। और प्रदेश सरकार और देश की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमको जागरूक कर रही है। और जगह जगह जो गाड़ी जा रही है वो उससे पूरे गांव, मोहल्ले, कस्बों को बहुत इससे जागरूकता मिलेगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लोग जो है कोरोना से बचेंगे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को जागरूक किया जा रहा है। सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ये सब चीज़ें मिल रही है, मास्क मिल रही है कि हम लोग लगाएं इसको और आगे और भी लोग इससे शिक्षित हो और सैनिटाइज़र, मास्क लगा के ही बाहर निकलें। की संस्था है जो इसमें नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के काम करते हैं।
मतलब पूरी मानव की इसमें प्रजातियां हैं। प्रजातियां ये कहेंगे कि पूरे मानव हैं, केवल नर और नारी से भी हम पूर्ण नहीं है, इसलिए नर नारी किन्नर तीनों मिलकर के हम लोग काम को करते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों का रूपरेखा है, जहां समझ में आता है जो चीज़ वो हम लोग करते हैं। जिस तरीके की मदद, जैसे इस समय कोरोना से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हम लोग जो उपयोगी हैं वो गरीबों में बांटे हैं। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल की सनौली सीमा पर एसएसबी एवं पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग टीम को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब नेपाल से तस्करी के द्वारा भारत लाया जा रहा 25 किलो चरस बरामद हुआ। सुरक्षा बलों की टीम ने चरस के साथ एक भारतीय युवक को गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। पकड़े गए चरस तस्कर को नेपाल में किसी व्यक्ति ने चरस दिया था और भारत में उसको बेचना था। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाने में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत चरस की बड़ी रिकवरी हुई है। 25 किलो 150 ग्राम चरस एक संजीत कुमार मधेसिया नाम का व्यक्ति है, उससे बरामद हुई है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कीमत है 40 लाख पर केजी के हिसाब से 10 करोड़ 65 लाख रुपए की ये वैल्यू है। और इसके ये कहाँ से लाया है, कहाँ ले जाना था, इस बारे में इससे और पूछताछ की जा रही है। ये जो बताया गया है इसने अभी शुरुआती पूछताछ में कि ये नेपाल से लाया था, नेपाल में कुछ लोगों ने इसको दिया था और इंडिया में ला के इसको बेचना था। और बाकी डिटेल इससे पूछताछ चल रही है और इसमें कुछ बड़ी आगे भी हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। अमेठी में कोरोना संकट में जहां लोगों के रोजगार बंद हो गए तो वहीं ग्रामीण महिलाओं को नया रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत अमेठी जिले की सैकड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ड्रेस, सिलाई, अचार, बैग, स्वेटर और कपड़ों में कढ़ाई बुनाई का काम कर रही हैं और पैसा कमाकर स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह की यह महिलाएं कोरोना के संकट में न सिर्फ अपना खर्च चलाती हैं बल्कि पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। जिले के 4253 समूहों का गठन किया गया है जिसमें जुड़कर महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बनाने की राह आसान कर रही हैं। इन महिलाओं को सामान उपलब्ध कराया जाता है और तैयार होने के बाद उसे अच्छे दामों में खरीदा जाता है। वहीं समूह की महिलाओं ने बताया कि हम लोग थोड़े समय में कम से कम 3 से 4 हज़ार की रकम कमा लेते हैं। बहुत फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं प्लस काम घर का भी करते हैं। काम के करने की वजह से स्वेटर भी बुनते हैं, इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा है। कमाई बहुत हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। घर का भी काम हम लोग को पड़ता है, पढ़ाई भी प्लस पड़ती है और स्वेटर बुन के हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं और किसी के मतलब उस पर नहीं रहते, अपनी खुद की कमाई रहती है। सर हम लोग घर बैठे झोला बना रहे हैं। एक झोले का 10 रुपये है और काफ़ी पैसे हम लोग कमा चुके हैं घर में। और जैसे मम्मी पापा से पैसा मांगना पड़ता है, हम लोग अपने आप से कमा के ही खर्चा पूरा करते हैं। ये सर हमारे ये कपड़ा मंगाते हैं और फिर हम गांव मतलब हमारे 2 नीचे असिस्टेंट्स हैं उनको देते हैं, गांव कपड़ा देते हैं। झोला बनाने के लिए एक झोले का 10 रुपये है। तो जो है कि ऐसे 1000 मतलब कि झोला बनवाए थे, उन लोग को पैसे भी दिए, पैसा कमाए भी, हमारी कंपनी पैसा भी कमाए और फिर अभी बना भी रही हैं। ये गरीब महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए मतलब हमारे सर जो है ये खोले हैं। जैसे कि झोला बनाती हैं और फिर ये पावदान बनाती हैं और मेज पोज बनाती हैं और स्वेटर बनाती हैं। तो इन लोगों को मतलब सब काम दिया जा रहा है। हमारी कंपनी में यही काम होता है, जो है इसी का काम मिलता है सर। जनपद अमेठी में सरकार की मंशा के अनुरूप NRLM योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। अब तक जनपद में 4253 महिला समूहों का गठन किया गया, जिसमें से 1866 समूह ऐसे हैं जिन्हें रिवॉल्विंग फंड की धनराशि उपलब्ध कराई गई और इन समूहों में से ही 951 समूह ऐसे हैं जिन्हें बैंक से लिंक किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं द्वारा अपनी आजीविका संवर्धन की गतिविधियों में अचार, मुरब्बा, दुग्ध उत्पादन, ड्रेस सिलाई का कार्य, CIB बोर्ड बनाना, मोमबत्ती तैयार करना इत्यादि कार्य करे जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को उनकी आजीविका में लाभ हो रहा है। कभी आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बना चरखा आज महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रहा है।
उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित ग्राम सेवा संस्थान फतेहपुर में 20 से अधिक गांवों की महिलाएं चरखा चला सूत काटकर महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये कमाती हैं। इससे न सिर्फ वे अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में बैसाखी बनी हुई हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करते हुए सशक्त हो रही हैं। जिले में खादी की अलग जगह रहे ग्राम सेवा संस्थान में 250 से अधिक परिवार बापू के चरखे से जीवन यापन कर रहे हैं। गांव की जिन जरूरतमंद महिलाओं के पास चरखा खरीदने का पैसा नहीं है, वे संस्थान आकर सूत काटती हैं और अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करती हैं। कामगार महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं हमें, मतलब वहाँ सरकार से भी हमें सब बोलते हैं कि ये सब कर लो, सब सुविधाएं, अपने पैरों खड़े हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। हम लोग हिम्मत किए सब अपना करने लगे और यहाँ से जब हम करने लगे तो हमको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं मिली। हम अच्छे से अपना घर परिवार चलाते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराते हैं। हमको यहाँ बोनस भी मिलता है और अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे भी हमको पैसा मिलता है। टाइम से हमारे खाते में पैसा पहुँच जाता है, पैसे में हमें कोई दिक्कत नहीं होती और यहाँ से हमको कोई परेशानी नहीं होती। कमा लेते हैं 4,000 3,000, जैसे काम वो छुट्टी भी हो जाती हैं, कभी कोई खाता मिलती है। यहाँ से हम लोगों को घर बनवाने के लिए पैसा मिलता है, जैसे लोन लो तो लोन भी मिलता है। यहाँ पे सूत कटाई करते हैं, सिलाई जो औरतें करना चाहें करती हैं, रजाई भी सिली जाती हैं। प्रधानमंत्री ने टीवी में दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं कि खुद का महिलाएं अपना काम करें और अपने ही मजबूताई से चलें। हम यहाँ सूत का काम कर रहे हैं और जो मतलब जितना महीने में काम हो जाता है 15 किलो 20 किलो, उसी हिसाब से पैसा मिलता है। कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 3,000 ऐसे कमा लेते हैं और बच्चों के मतलब पढ़ाई लिखाई में चलाते हैं और घर गृहस्थी में चलाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर D.R. सिंह ने 15 दिवसीय कृषि तकनीकी प्रसार पखवाड़े का शुभारंभ किया। बाद में किसानों से बातचीत करते हुए कुलपति ने कहा कि यह कृषि तकनीक पखवाड़ा 15 दिनों तक किसानों के लिए विश्वविद्यालय में चलता रहेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि मौसम परिवर्तन के कारण एकीकृत फसल प्रणाली को अवश्य अपनाएं, जिससे यदि एक फसल को मौसम के कारण नुकसान होता है तो दूसरी फसल से किसान भाइयों को लाभ अवश्य मिलेगा। कुलपति ने यह भी बताया कि कृषि विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल एवं सब्जी उत्पादन, मछली उत्पादन एवं वानिकी इत्यादि का जब एक साथ इस प्रकार समायोजन किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक होंगे, इससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभ में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सकेगी। इस 15 दिवसीय पखवाड़े में रबी फसलों के साथ चना, गेहूं, सरसों, जौ, मटर, मसूर के बीजों का वितरण किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही कानपुर में, मैं यहाँ जानकारी के लिए आया हूँ तथा बीज भी लेने आया हूँ और यहाँ जो वैज्ञानिकों ने बताया है तो वो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। गृहवाटिका करते हैं और अच्छी उपज लेते हैं। आय में हमारी फर्क पड़ी है और पहले एक ट्रैक्टर था, आज 2 ट्रैक्टर हुए। बढ़िया हम लोगों का दूध का धंधा चल रहा है, बकरी भी पाले हुए, मतलब जो भी मिलता है हमको वैज्ञानिकों के द्वारा वो जरूर करते हैं हम जा करके। और जो हमारे कुलपति महोदय ने प्राकृतिक खेती के लिए जोर दिया है, इस पे हम जा करके जरूर कराएंगे। यहाँ आने से कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से हम लोग समयानुसार, तापमान के अनुसार मतलब बीज की बुआई करना, बीज की मतलब क्वालिटी, कौन सी वैरायटी किस समय कौन सी उपयुक्त है बोने के लिए, दलहनी फसलें, रबी फसलें या तिलहनी फसलों की अलग अलग वैरायटियों के विषय में जानकारी, मतलब सही तरीके से तकनीक का ज्ञान किसानों के बीच में पहुंचता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सूचना एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर लगाया आरोप, कृषि विधेयकों पर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। कृषि विधेयक को बताया खेती का भविष्य बदलने वाला। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किसान संवाद को किया संबोधित। कहा, पहली बार किसी सरकार ने अन्नदाता के दर्द को समझा, वो है मोदी सरकार।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया, प्रदेश में 17वें दिन लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.5%। अपर मुख्य सचिव सूचना एवं MSSE नवनीत सहगल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कर रही है प्रयास। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत। नमस्कार।